हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 6 ओल्ड ज्योग्राफी लेसन 3 हमने कल कर लिया था, सॉरी लेसन 4 लेके आया हूँ आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी के पर्पज से। चैप्टर छोटा है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे और जिन लोगों ने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देखेंगे, तभी आगे के समझ में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, तो इसको आज हम कवर अप करने वाले हैं और देखते हैं आज इसमें क्या है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी की भी 2 गतियाँ हैं। यह अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंबवत है, सॉरी लंब से 23 डिग्री झुका है। कितना झुका है? 23 डिग्री लंब से। उसे दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष या पृथ्वी का तल से 66 का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये है, जैसे ये कक्षा तल है ना, ये सेंटर से ये 23 डिग्री झुकी हुई है और जो कक्षा तल है यहाँ से ये 66 झुकी हुई है। ठीक है, क्लियर है। इसे पृथ्वी का झुकाव अक्ष कहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, इस अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हमने ये कल लेसन में पढ़ा था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। सॉरी, कितना? 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। ये हमारा फैक्ट है, इसे हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे इस परिक्रमा की पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कल हमने ये पढ़ा था ना कितना टाइम लगता है, और ये 6 घंटे कहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? तो ये सब कोई पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उसका आधा भाग सदैव प्रकाश में रहेगा और आधा भाग सदैव अंधकार में रहेगा। लेकिन पृथ्वी घूर्णन के कारण उसके सभी भागों में क्रमशः दिन और रात होते हैं। पृथ्वी घूमती है तभी तो दिन और रात होते हैं। अगर मान लो ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे, स्टेबल हो जाए, तो आधे भाग में दिन रहेगा और आधे भाग में रात होगा। ठीक है, ये हमें प्रतिदिन सूर्य पूरब से पश्चिम दिखाई देता है। इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ये सबको पता है सूरज कहाँ से निकलता है और ये सब हम लोगों ने कल कवर किया ही होगा। ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सब छोड़ने वाली बात है, हमको नहीं करना है इसको। अब घूर्णन पढ़ा था, अब परिक्रमण पढ़ना हम लोगों को। क्या पढ़ना है? परिक्रमण क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अपने अक्ष पर तो घूमती ही घूमती है और अपने सूर्य की भी परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। सुविधा के लिए इससे हम 365 दिन गिनते हैं, 6 घंटे नहीं गिनते हैं। 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे, क्योंकि हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, तो 4 + 4 + 4 + 4, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 साल बाद तो 4 वर्ष 1 दिन का अंतर आ जाएगा हर महीने में। इसलिए इसे प्रत्येक वर्ष हम चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं। हर वर्ष को हम 1 दिन को चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं। इस प्रकार चौथा साल हो जाएगा 366 दिन का हो जाता है। इसे अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष कैसे कहते हैं? जो एक्स्ट्रा दिन होता है जो बाद में जोड़ दिया जाता है। 4 साल में एक बार अधिवर्ष होता है। क्लियर है? और यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है कि उस दिन फरवरी 29 दिन की होती है और इस महीने में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। अब ये फैक्ट है, ये कब सब लोगों ने इस पर सर्वसम्मति बनी है? 1988 में। ये इम्पोर्टेंट, यही खूबसूरती है ओल्ड एनसीईआरटी की। यही 1988 अधिवर्ष था। क्या था? 1988 अधिवर्ष था। ठीक है,
यह अधिवर्ष क्यों था? आगामी अधिवर्ष कौन सा होगा? ठीक है, 1988 में था और ये क्यों था ये, और अगला कौन सा होगा इसको समझते हैं। सूर्य की परिक्रमण पर मार्ग पर पृथ्वी का अक्ष सदैव एक की ओर झुका रहता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश सूर्य में प्रकाश रहता है। ठीक है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग में सूर्य प्रकाश में रहेगा। ठीक, सूर्य के प्रकाश में रहेगा अधिकतम भाग उत्तरी गोलार्ध का। इस गोलार्ध का प्रत्येक स्थान सूर्य के प्रकाश में अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े होते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी होंगी। यही बात आगे बताई गई है। ये देखिए, इसके विपरीत इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम भाग पर पड़ता है। वहां दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। रातें बड़ी होती हैं। क्या होता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। अगर वहां पे रात बड़ी होंगी तो यहाँ पे रातें छोटी होंगी। अब इसको आगे डायग्राम के जरिए से बिल्कुल क्लियर समझेंगे। ये है, देखना, ये हमारा अर्थ हो गया। ये सूर्य का प्रकाश है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रहा है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और ये है दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं है हमारे पास। अब इसको समझते हैं। सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणें। लंबवत और तिरछी किरणें क्या होती हैं? हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि दोपहर में समय सूर्य की किरणें अधिक गर्मी मिलती है। जो दोपहर होता है उसके सूर्य की किरणों से अधिक गर्मी निकलती है, हमको मिलती है। इसके विपरीत प्रातः काल में और सायंकाल में कम गर्मी प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जबकि प्रातः काल और सायंकाल में तिरछी होती हैं। सूर्य की सीधी लंबवत किरणों में छोटे छोटे भाग पर पड़ती हैं। मान लो ये हो गया, हमारा अर्थ हो गया। तो सुबह जो होगा, जो दोपहर के टाइम पे सीधी पड़ेगी और शाम के और सुबह के टाइम पे तिरछी होगी। तो जब यहाँ पे होगी तब हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी और यहाँ पे कम लगेगी। ठीक है, यही कारण तो है। इसमें देखिए, यहाँ पे लंबवत होगी और यहाँ पे तिरछी होगी। ओके, अंडरस्टूड है। इसलिए उसे अधिक गर्मी मिलती है। इसके विपरीत तिरछी किरणें पृथ्वी के बड़े भाग पर फैलती हैं, तब गर्मी कम प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है। चुके से हम पीछे। अब सारा कुछ इसी मैप के माध्यम से होगा। इसको समझ लेते, पहले पढ़ लेंगे फिर मैप में समझेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, वेरी केयरफुल। इस चैप्टर का सारा सार इसी में है। 21 जून की स्थिति को ध्यान से देखो। इस स्थिति में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। आइए देखते हैं 21 जून की स्थिति को। ये देखिए, ये है यहाँ पे 21 जून, ये है ना, ये ना हमारी 21 जून। ये सूर्य की ओर देखिए, ये सूर्य की ओर झुकी हुई है। ये वाला हिस्सा ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये यहाँ पे ये होता है अपना उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होगा अपना साउथ पोल यहाँ पे, ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये देखिए झुकी हुई है। ठीक है, ये ऐसे समझिए आप। ठीक है, वो ओल्ड एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, उसमें देखने वाला, इसमें देखिए बिल्कुल सही से दिख रहा है। ये रहा हमारा 21 जून उत्तरी गोलार्ध। तो ये झुका हुआ है ना, ये देखिए ये झुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जबकि दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है। उत्तरी ध्रुव जब झुका होगा तो दक्षिण नहीं झुका होगा, तब दक्षिण झुका होगा तब उत्तर नहीं झुका होगा। ठीक है, पहले इसको सारा पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त से 23.5 उत्तर में अर्थात कर्क वृत्त पर सीधी पड़ रही हैं। पृथ्वी की इस स्थिति में उसके उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग प्रकाशित होगा। कहाँ पे पड़ेंगी ये? कर्क वृत्त पर 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश भाग प्रकाशित रहेगा। यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। जहाँ पर पड़ेंगी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होंगी।
और दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। दोपहर के टाइम पे जो सूर्य की किरणें होंगी वो लंबवत पड़ेंगी, मतलब सीधी पड़ेंगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा की प्राप्ति अधिक और ह्रास कम हो रहा है। इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रही है क्योंकि रेखा लंबवत पड़ रही है सूर्य की किरणें, और तो यहाँ पे ऊष्मा मिल ज्यादा रही है और जा कम रही है, तो ऐसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, 21 जून वाली सिचुएशन को। ठीक है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। इस गोलार्ध का अपेक्षाकृत कम भाग प्रकाशित हो रहा है। जब उत्तरी गोलार्ध का ज्यादा होगा तो दक्षिण का कम होगा, इसलिए यहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। सीधे क्लियर है। दक्षिणी गोलार्ध को शीत ऋतु होती है। क्लियर है। वहां पे ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे शीत ऋतु। ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये सॉरी इसमें उल्टा हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ये 21 जून वाली सिचुएशन है। यहाँ पे क्या होगी, ये सूर्य की किरणें हैं सीधी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी, और यहाँ पे रातें बड़ी दिन छोटी, इसमें उल्टा होगा सेम। यहाँ पे शीत ऋतु होगी, यहाँ पे हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी, और यहाँ पे हमारी शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पे शीत ऋतु। क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध में हमारी ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी में शीत ऋतु हो जाती। क्लियर है। यहाँ पे 21 जून और यहाँ पे 22 दिसंबर। हमें ये भी डेट भी याद रखनी है, ये डेट भी पूछता है कभी कभी। यहाँ पर क्लियर समझ लेते हैं। ये हो गई हमारी। ठीक है। इसमें सही दिखता है 3D में, चीज एक ही है, ये भी और ये भी। इसको आप क्लियर इसमें दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है। ये रही मैं 21 जून वाली सिचुएशन, इसको मैंने और बड़े में कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा जो है हमारा, ये वाला बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिन बड़े रात छोटी, ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को। ठीक है। और ऐसे ही वहां पे होगा, या वहां पे ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो है कि उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। क्लियर है। 22 दिसंबर को याद रखना। 21 जून को यहाँ पे दिन बड़े रातें छोटी, और यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ पे दिन बड़े रातें छोटी। तो यहाँ पे दिन बड़े हैं तो यहाँ पे दिन छोटे होंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे दिन छोटे हैं, रातें बड़ी हैं। यहाँ पे दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को। अभी आगे क्या कह रहा है, अब 22 दिसंबर की स्थिति को देखो। इसमें दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है और उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ है। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया वहां पे। अब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटे हम लोग कर चुके, ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है। हम लोग एक से समझ लिया, सेम उल्टा है उसका। जब यहाँ पे दिन बड़े होंगे वहाँ पे रातें छोटी होंगी, जब वहाँ पे दिन बड़े होंगे तो वहाँ पे रातें छोटी होंगी। जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ पे शीत ऋतु होगी, जब यहाँ पे शीत ऋतु है तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है। क्लियर है। हम लोगों को एक स्थिति और देखनी है, 23 सितंबर और 21 मार्च। अब समझते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरण दोपहर के समय विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। इसी समय दोनों ध्रुवों पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। परिणाम फलस्वरूप दोनों गोलार्धों में ठीक आधा भाग प्रकाशित हो रहा है। इसलिए इन दोनों तिथियों में संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं दिन और रात बराबर, इसको भी और पढ़ लेते थोड़ा आगे। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की स्थिति रहेगी, ये रहा, यहाँ पे होगी शरद ऋतु 23 सितंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में होगी बसंत ऋतु। और ये समझ लीजिए यहाँ पे यही स्थिति आ गई 21 मार्च को। यहाँ पे क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में पहले आएगी इसमें शरद ऋतु,
और फिर आएगी बसंत ऋतु। ठीक है, समझ में अंडरस्टूड है। अगर जब यहाँ पे शरद ऋतु है, ठीक है, यहाँ पे शरद ऋतु कब होगी? 23 सितंबर को, उत्तरी गोलार्ध में। अगर यहाँ पे शरद ऋतु है तो ऑब्वियस है दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या होगी हमारी? बसंत ऋतु होगी। अब यहाँ पे जो 21 मार्च है, जब यहाँ पे शरद ऋतु 21 मार्च को होगी तो यहाँ पे क्या होगी? 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं और जो क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। जो थोड़ा रह गया तो उसको पढ़ा नहीं, एक बार चल देखते हैं, पढ़ते हैं। ये पहले ही बात इसी डायग्राम में मैंने सारा कुछ समझा दिया है, एक बार फटाफट इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध है ना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। 21 जून को सूर्य की सबसे किरणें यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ेंगी 21 जून को। क्लियर है। तो यहाँ पे दिन बड़े रात छोटी। अब आइए यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में, यहाँ पे सीधी दिन बड़े रात छोटी हैं, सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे सीधी नहीं पड़ेंगी क्योंकि ये वाला भाग देखना, ये वाला भाग ढक गया है। तो यहाँ पे रातें बड़ी दिन छोटे होंगे। यहाँ पे 21 जून, यहाँ पे 22 दिसंबर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, तो यहाँ पे क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। 22 दिसंबर को जो मकर रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, तो यहाँ पर क्या होगी? शीत ऋतु होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे रात बड़ी दिन छोटे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अपनी ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर जब सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे दिन बड़े रात छोटी। यहाँ पे याद रखना है ये 21 जून है, ये 22 दिसंबर है, ये कर्क व्रत है, ये मकर व्रत है। ठीक है। जब 21 जून को यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, यहाँ पे शीत ऋतु होगी। 22 दिसंबर को जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी। क्लियर है। और ये है हमारी, ये यहाँ पर मानसून जो दिन और रात होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि झुका तो ये है ना, ये वाला झुका हुआ है, ये तो नहीं झुका हुआ है, तो यहाँ पर बराबर दिन होंगे, बराबर रातें होंगे। क्लियर है। बस इस डेट को याद रखना, 23 सितंबर और 21 मार्च। यहाँ पर जब यहाँ पे शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी, और ये 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, तो यहाँ पे बसंत हो जाएगी। क्लियर है। और ये आ गए हमारी बुलेट पॉइंट, की पॉइंट। कर्क वृत्त क्या है? धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री कोणीय पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कल हम लोगों ने समझा था। और मकर ये क्या है? ये दक्षिण में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी खींचा। अल्टार्कटिक वृत्त 66.5, ये उत्तर में, और अंटार्कटिक 66.5 दक्षिण में। ये उत्तर में आर्कटिक और अंटार्कटिक दक्षिण में। क्लियर है। ये हम लोगों ने कल मैप में समझा था। ठीक है। ये हमारा घूर्णन और परिक्रमा। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती लगभग 24 घंटे का चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर जैसे ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमेगी तो 24 घंटे में चक्कर लगा रही। जब ये सूर्य का चक्कर लगाएगी, जैसे मान लो ये सूर्य है तो ये घूमते 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 सूर्य का चक्कर लगाएगी तो 365 दिन 6 घंटे में। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा ये लेसन फिनिश होता है। कल हम अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, पृथ्वी के परिमंडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में हमें बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू।